यूं तो देश की राजनीति में आम आदमी का कोई रसूख नहीं होता है, उसकी कोई बात नहीं करता है, उसकी कोई पहुंच नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ये आम आदमी इस देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे करता है कि उन नेताओं की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। पॉलिटिक्स के आज के बेहद खास वीडियो में हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किए गए एक ऐसे ही खुलासे की कहानी सुनाने आए हैं। आपको बताएंगे कि आज से 30 साल पहले एक लड़की ने अपनी डायरी में ट्रेन यात्रा के अनुभव दर्ज करते हुए नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा था। क्योंकि उस ट्रेन यात्रा में उसी की बर्थ पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और अपनी बर्थ पर बैठे हुए सहयात्री के बारे में उस लड़की ने जो बेबाक टिप्पणियां दर्ज की हैं वो समझना और जानना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की असलियत बयां करती है। उनके व्यक्तित्व की वास्तविकता अगर आपको समझनी है तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी लगेगा। इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको उस लड़की के अनुभव के साथ साथ नरेंद्र मोदी की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत विशेषताओं को समझ सकें, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी झूठी कहानियां प्रचारित और प्रसारित की जाती रहती हैं। इसीलिए अगर सच को समझना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितनी भी जानकारियां हैं वो द हिंदू पर प्रकाशित एक लेख के माध्यम से ली गई हैं, इसलिए आप गूगल पे जाके द हिंदू के उस लेख का रुख भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी है एक रेलवे के अधिकारी की। एक रेलवे में कार्यरत कर्मचारी जो 1990 की गर्मियों में लखनऊ से अहमदाबाद की यात्रा कर रही थी, अपनी एक फ्रेंड के साथ लखनऊ से ही शाम को एक ट्रेन में सवार होती हैं और जैसे ही ट्रेन लखनऊ से छूटती है अपनी रिजर्व बर्थ के सामने बैठे हुए दो सांसदों को वो महिला देखती हैं। वो दो सांसद अपने 10-12 समर्थकों के साथ ट्रेन में बैठे हुए थे। सांसदों की तो बर्थ रिजर्व थी, लेकिन उनके 12-13 समर्थकों की बर्थ नहीं रिजर्व थी। बिना रिजर्वेशन वाली बर्थ के रिजर्वेशन कोच में वो 12-13 लोग खूब हो हल्ला कर रहे थे, खूब हुड़दंगई कर रहे थे, लेकिन वो दोनों सांसद चूं तक नहीं कर रहे थे। अपने समर्थकों के साथ चुपचाप बैठे हुए मजे ले रहे थे। उनके समर्थक पूरे डब्बे में गुंडागर्दी कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। और अगर किसी लड़की के सामने आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो निश्चित रूप से उसको तनाव होगा, मानसिक असर पड़ेगा। और ऐसा ही तनाव वो लड़की उस दौरान झेल रही थी। अपनी डायरी के अनुभव में उन्होंने लिखा है कि मैं और मेरी सहेली बुरी तरह से डरे हुए थे। हमें फिजिकली अब्यूज होने का डर था, क्योंकि मेंटली अब्यूज तो हम हो ही रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय ये पूरी रात काटने के, क्योंकि ट्रेन अगली सुबह दिल्ली पहुंचने वाली थी और हम दिल्ली पहुंच के तो कुछ राहत की सांस ले ही सकते थे। इसी उम्मीद में डर के साए में उन 12-13 गूंस शब्द का प्रयोग किया जो गुंडों के लिए किया जाता है। उन लोगों के साथ हमने पूरी रात गुजारी। सुबह जैसे दिल्ली का स्टेशन आया, हम ट्रेन से उतर गए। मेरी सहेली तो इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी, इतनी तनावग्रस्त हो गई थी कि उसने अहमदाबाद जाने का विचार ही छोड़ दिया। उस एक रात में उन लोगों ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि हम डर डर के जीने लगे थे। मेरी सहेली ने तो अहमदाबाद जाने का प्रस्ताव ही कैंसिल कर दिया था और मुझे अब दिल्ली से किसी और को साथ लेके अहमदाबाद का रुख करना था। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि अहमदाबाद जरूर जाऊंगी, लेकिन इस ट्रेन से तो कतई नहीं। साथ के लिए मैंने अपनी एक और सहेली को फ़ोन मिलाया जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उसको साथ लेकर हमने शाम की ट्रेन का टिकट कटाया। टिकट कंफर्म नहीं मिला, लेकिन चूंकि मैं एक रेलवे में कार्यरत कर्मचारी थी, इसलिए मुझे इस बात का विश्वास था कि टीटीई से बात करके बात बन जाएगी। शाम होते होते जैसे ही ट्रेन दिल्ली का स्टेशन छोड़ी, मैं तुरंत फर्स्ट क्लास बोगी का रुख करके टीटीई से बात करने के लिए आगे गई। टीटीई को मैंने कल रात का पूरा वाकया बताया कि जिस मजबूरी से मुझे वेटिंग का टिकट लेना पड़ा, और इसके बाद टीटीई से कहा कि प्लीज़ आप कोई अवेलेबल बर्थ देख लीजिए जहां पर मैं और मेरी सहेली रात भर का समय काट सकें। टीटीई हमें एक बर्थ के पास ले गए और वहां उन्होंने कहा कि आप यहाँ तब तक बैठिए, मैं तब तक अवेलेबल बर्थ की श्रेणी देखकर आता हूँ। मैंने देखा बर्थ पर 2 लोग और बैठे हुए थे। वो दोनों खादी कुर्ता पैजामा पहने हुए थे और दोनों नेता थे। कल रात के अनुभवों की वजह से मुझे उस सीट पर बैठने में डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कल उन नेताओं की वो वहशियाना हरकतें देखी थी। टीटी साहब उस डर को समझ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये रेगुलर पैसेंजर हैं, ऐसे नहीं हैं।
मैं बैठ गई। वो दोनों पैसेंजर बहुत सभ्य मनाई दे रहे थे। मेरे बैठते ही वो दोनों तुरंत दूर दूर खिसक गए और इसके बाद बड़े शालीनता के साथ बातचीत करनी शुरू की। उन दोनों ने अपना परिचय गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे दिया। दोनों ने नाम भी बताया, लेकिन आमतौर से यात्रियों के नाम किसे याद रहते हैं। हमारी बातचीत थोड़ी थोड़ी आगे शुरू हुई। मेरी सहेली चूंकि इतिहास विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, इसीलिए उसे डिबेट्स करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो दोनों नेता, जिनमें से एक लेट 40s का था और एक लेट 30s का था, वो दोनों नेता मेरी सहेली के साथ काफ़ी इंटरेस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे हिस्टोरिकल टॉपिक्स पे, हिंदू महासभा पे, मुस्लिम लीग पे, ऐसे तमाम टॉपिक्स पे बड़े अच्छे से डिबेट चल रही थी और मैं इन डिबेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। मुझे देखने में समझ आ रहा था कि लेट 40s वाला व्यक्ति ज़्यादा पैशनेट है, जबकि लेट 30s वाला व्यक्ति पूरे शांत भाव से केवल चर्चा को सुन रहा है। वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रही है कि वो पूरी तरह से डिबेट में एक्टिव है। बात बात में मैंने कह दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत पर भी बड़ा संदेह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते ही वो लेट 30s वाला व्यक्ति बड़ी क्यूरियसनेस के साथ मुझसे पूछता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप कैसे जानती हैं। तो मैंने उसको कहानी बताई कि मेरे पिताजी जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र थे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यंगेस्ट वीसी इन इंडिया का रिकॉर्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही पास है। मात्र 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए थे। तो उन्होंने मेरे पिता को छात्रवृत्ति दिलाई। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी चर्चा होने लगी। चर्चा होते होते उन दोनों नेताओं में से लेट 30s वाले नेता ने हमें एक ऑफर दिया। उसने कहा कि आप दोनों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, आप गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम मिलके काम करते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, मैं असमीज़ हूँ, गुजरात में मेरा कोई काम नहीं। उस लेट 30s वाले आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, आप असमीज़ हैं लेकिन हिंदुस्तानी तो हैं, और हमारी पार्टी में सिर्फ टैलेंट की कद्र होती है, और जो आप में है। लेकिन ऐसी ही बात चलती चलती के दौरान हमने उन दोनों के बारे में भी कुछ जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन कुछ विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके बाद टीटी साहब आए और टीटी साहब ने कहा कि सॉरी मैम, पूरी ट्रेन पैक है, एक भी बर्थ अवेलेबल नहीं है। हमें टेंशन हुई कि अब पूरी रात कैसे गुजरेगी। तुरंत वो दोनों नेता, जिनकी अपनी अपनी बर्थ रिजर्व थी, वो तुरंत अपनी अपनी बर्थ से नीचे उतर गए और अपना एक सफ़ेद कलर का चद्दर कंपार्टमेंट की फर्श पर बिछा दिया और कहा कि आप दोनों लोग हमारी बर्थ का उपयोग कर लीजिए, हम इसी सफ़ेद गमछे पर पूरी रात गुजार लेंगे। मैं दंग थी, भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने कल रात भी दो नेताओं के साथ गुजारी थी और आज भी इन दो नेताओं के साथ गुजरने वाली हैं। कल रात डर के साये में थी, अराजकता के माहौल में थी, और आज शालीनता, सुरक्षा और संवेदनशीलता के साथ गुजर रही हैं। उन दोनों लड़कियों ने आगे जाके अपने अनुभवों में दर्ज किया कि वो दोनों नेता पूरी शालीनता के साथ बात करते हुए ही सो गए, और इसके बाद जब सुबह सुबह अहमदाबाद का स्टेशन आने वाला था, तब वो उन दोनों नेताओं ने हमसे पूछा कि अहमदाबाद में आप रुकेंगी कहाँ। हमने अपना ठिकाना बताया तो लेट 40s वाले आदमी ने कहा कि मेरे घर का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे घर में रुक सकती हैं। इसके बाद लेट 30s वाले ने हंसते हुए कहा, भाई साहब ने तो आपको अपने घर बुला लिया है, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। हाँ, और एक ऑफिस है, उस ऑफिस में आप जब चाहें तब आ सकती हैं, आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारा होगा। हम दोनों ने उन्हें थैंक यू कहा और इसके बाद मैंने झट से डायरी निकाली और उन दोनों नेताओं से कहा कि अपना नाम बता दीजिए। उनमें से एक नेता ने कहा शंकर सिंह वाघेला और दूसरे ने कहा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ही वो लेट 30s वाले व्यक्ति थे जो डिबेट्स में भाग लेते थे तो सुनते ज़्यादा थे और बोलते कम थे। ये नरेंद्र मोदी की चारित्रिक विशेषताओं को रेखांकित करता है। कोई भी व्यक्ति इसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के तौर पर किए गए कामों के आकलन के तौर पे या नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के तौर पे ना ले। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की चारित्रिक विशेषताओं को रेखांकित करता हुआ एक तथ्य है जो हर तथ्य की तरह हमारे और आपके सामने आना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने ये लेख पढ़ा, मुझे लगा कि पॉलिटिक्स के इस चैनल पे आपको हर सच्चाई से रूबरू करवाना मेरा धर्म है। इसी उद्देश्य से मैंने आपके सामने ये वीडियो रखा है। वीडियो कैसा लगा
लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेंगे।